नमस्कार, स्वागत है फिर से सबका किताबी बातों में। मैं अभिषेक हूँ। मेरे आज के गेस्ट हैं जाने-माने जर्नलिस्ट संजीव पालीवाल जी और आज हम चर्चा करेंगे संजीव जी की 4th नॉवल मुंबई नाइट्स की। संजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका किताबी बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। तो संजीव जी का जैसा मैंने कहा ये 4th बुक है, 4th नॉवल है मुंबई नाइट्स और उनके परिचय के लिए मैं यही कहूँगा संजीव जी को 35 वर्ष का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। वो लगभग सारे बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम कर चुके हैं। इस वक़्त आप आज तक में ही मैनेजिंग एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और सन 2021 में उनकी पहली बुक आई थी नैना और हर साल संजीव जी जो है एक नॉवल लिख रहे हैं। तो इसके साथ-साथ एक बात और सब दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक पॉडकास्टर के तौर पर ये मेरा 50वाँ पॉडकास्ट है और सर बहुत सम्मान की बात है आपके साथ मैं ये बहुत पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत तो बधाई, सर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो सर बात करते हैं बुक से पहले आपके जर्नलिस्टिक करियर की। 35 साल और आपने लगभग सारे ही बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम करा है और आज आज तक में आप एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर हैं। कैसा रहा ये 35 साल का सफ़र? बहुत एक्साइटिंग रहा अभिषेक जी। देखिए, अगर मैं अपने 35 साल पलट के देखूँ तो मैं जहाँ से आया था, उस ज़माने में जर्नलिस्ट को पत्रकार और झोला छाप पत्रकार के रूप में ज़्यादा जाना जाता था। जी, उसकी जो इमेज थी ना, वो इमेज ये थी, अगर आप पुरानी फ़िल्में भी देखेंगे, कुर्ता पजामा पहने हुए खादी का और एक खादी का कुर्ता, जिसको आज आप टोट बैग के नाम से जानते हैं, वो झोला एक होता था, जिसको हम झोला बोलते थे खादी का। वो एक इमेज होती थी, पैरों में सीधी-सादी सी चप्पलें, अगर चमड़े की हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना यूजुअली हवाई चप्पल या एक सस्ती सी कोई चप्पल होती थी। ये उसकी इमेज थी, तो मैं उस दौर में जर्नलिस्ट बना था। वहाँ से फिर टीवी का ओपन होना, इस देश में प्राइवेट टेलीविज़न का आना, फिर टीवी में काम करना, हाँ, ऑन एयर आना, स्क्रीन पर नज़र आना, वहाँ से लेते हुए चैनल को हेड करना और फिर आज की तारीख में लिटरेचर की दुनिया में आना। तो मैं कहूँगा ज़िंदगी तो मस्त रही, उतार-चढ़ाव, जी, रोलर कोस्टर राइड जिसे बोलते हैं, लेकिन बहुत एक्साइटिंग, बहुत आनंदमय। जी। और आपके जर्नलिस्ट बनने में एक योगदान सुरेंद्र मोहन पाठक जी का है। आपने उनके साथ साक्षात्कार में ये बात कही थी और मैं जब ये बुक पढ़ रहा था मुंबई नाइट्स, तो उसमें आपने इसको डेडिकेट ही पाठक जी को करा है। और जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनके और पाठक जी के फैन्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा जो आपने लिखा है आदरणीय श्री सुरेंद्र मोहन पाठक को एक ऐसे गुरु जिन्होंने बिना मिले ही अपने लेखन से ऐसी छाप छोड़ी कि मैं वह बन सका जो आज हूँ। बाद की मुलाकातें इस बात की गवाह हैं कि जितने बड़े लेखक हैं उतने ही जिंदा-दिल इंसान भी। और क्योंकि मैं खुद उनको पढ़ता हूँ तो मेरे लिए एक कोई हैरानी की बात नहीं थी कि क्राइम फिक्शन ऑथर उनको एक बुक डेडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो तो पायोनियर माने जाते हैं। लेकिन आपने जैसे खुद भी ज़िक्र किया कि कहीं न कहीं उनके नॉवेल्स ने आपको भी प्रेरित करा जर्नलिस्ट बनने के लिए। देखिए, मैं पत्रकार नहीं होता अगर सुरेंद्र मोहन पाठक नहीं होते। ये मैं जितनी बार भी दोहराऊँगा ना, उतनी जी, बार कम होगा। पाठक साहब के उपन्यास पढ़कर ही मुझे समझ में आया कि पत्रकारिता झोला छाप नहीं होती। जी, उन उन किरदारों का या उसका एक काम जो है वो अलग होता है। उसमें ग्लैमर भी होता है। ये मुझे किसी और ने नहीं बताया। पाठक साहब के उपन्यासों ने बताया कि ये ग्लैमराइज़्ड जॉब है। ये ग्लैमर तब लोगों को पता नहीं था कि इसमें इतना जी, ग्लैमर है, इतनी शोहरत है, इतना नाम कमाया जा सकता है। तब जी, हिंदुस्तान में पत्रकार को पत्रकार नहीं समझा जाता था। मैं आपको सच राइट, बता रहा हूँ, आप अगर छोटे शहर में रहे हों तो आपको समझ में आएगा। अखबार 1 या 2 होते थे, सस्ते से अखबार आते थे, उनमें छपी हुई खबरें होती थीं। पत्रकार की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज जर्नलिस्ट को स्टार की तरह देखा जाता है। उस ज़माने में नहीं था, लेकिन जब मैं उनके उपन्यास पढ़ता था, सुनील चक्रवर्ती सीरीज़ पढ़ता था, तो मुझे समझ जी, में आता था कि यार, ये काम तो बिल्कुल अलग है। हम जिसको अखबार पढ़ के समझते हैं और उसके पीछे जो लोग हैं, वो अद्भुत लोग हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं। तो मैं जी, वो कमाल का काम करने के लिए निकला था, जो सुनील कुमार चक्रवर्ती उनका किरदार किया करता है। राइट, और उसने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया, उम्मीद जताई कि मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ज़िंदगी में क्या बनूँगा, मेरी ज़िंदगी में एक भटकाव था। मुझे नहीं मालूम जी, था जब मैं पढ़ रहा था, 12th पास किया या ग्रेजुएशन किया कि मैं क्या बनूँगा, मैं ये भी बनना चाहता था, मैं वो भी बनना चाहता था। हम सबकी ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा आता है, लोग पूछते हैं ना कि यार तुम क्या बनोगे? कुछ नहीं पता होता। 12वीं के पता बाद नहीं बहुत होता। कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि वो क्या बनेंगे या क्या बनना चाहते हैं। मुझे बहुत देर में समझ में आया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है और अपने पहले जॉब इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था। अच्छा, सेकंड जॉब इंटरव्यू में मैं पास हुआ था। तो
पाठक जी का तो इसलिए मैंने अपना गुरु माना। मैं पाठक जी से मुश्किल से 5 साल पहले मिला हूँ। अपनी पहली किताब के छप जाने के बाद मिला हूँ मैं उनसे। उससे ओके। पहले मैं उनसे नहीं मिला था। तो मेरे मन में उनके लिए प्रति एक श्रद्धा थी, है और वो रहेगी। गुरु वो नहीं होता जिसके साथ आप काम करते हो। गुरु वो होता है जिसे आप अपना गुरु मानते हो। मानते काम आप सैकड़ों लोगों के साथ काम करते हो, लेकिन आपके मन से वो आवाज किसके लिए निकल के आ रही है, वो मैटर करती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक किताब डेडिकेट करनी चाहिए पाठक साहब को, मैंने किया। बहुत बढ़िया। तो संजीव जी, 35 साल से आप जर्नलिज्म में, पिछले 4 साल से आपने उपन्यास लिखना शुरू करा और अब आप हर साल एक लिख रहे हैं, तो नहीं, बहुत अनकॉमन नहीं है। 35 साल बोल के आप मुझे बूढ़े होने का एहसास करा। अरे नहीं नहीं सर, 35 साल का तजुर्बा होना एक फील्ड में बहुत बड़ी बात है, तो ये तो सम्मान की बात है, मैं तो ऐसे कहूंगा। पिछले 4 साल से आपने उपन्यास लिखना शुरू करा, और हालांकि हाँ जी। अनकॉमन नहीं है, बहुत जर्नलिस्ट बुक्स लिखते हैं। तो आपकी लेकिन क्या मोटिवेशन रही कि आपने इतने अपने करियर में इतने साल बिताने के बाद नॉवेल लिखना शुरू करा? देखिए, एक बेचैनी, अगर वो बेचैनी मेरे अंदर थी कि मुझे कुछ करना है। मैं जर्नलिस्ट बना। जब मैं जर्नलिस्ट बना तो प्रिंट में था। प्रिंट में मैंने अपने शहर में बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज की। फिर मैंने वो शहर छोड़ा, मैं दूसरे शहर में आया, और फिर मैं टीवी आ गया। जब टीवी इस देश में नया नया आया था, इस देश का पहला प्राइवेट टेलीविजन जब स्टार्ट हुआ, तो मैं उसका हिस्सा बन गया था, क्योंकि मुझे कुछ करना था। मुझे उस छोटे से शहर में रह के अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी थी। मुझे लगा था यार, मैं ऐसे ही नहीं पैदा हुआ हूँ कि मैं यूं ही खत्म हो जाऊंगा, कोई मुझे जानेगा नहीं। तो मैं निकल आया और मैं टीवी में चला गया। उसके बाद टीवी में मैं काम किया, मैं स्क्रीन पर आ गया। मेरे बॉस को पता नहीं मुझ में क्या नजर आया, उन्होंने कहा तू बहुत साफ बोलता है, इतना साफ बोलने वाले लोग हैं नहीं, तेरी जबान भी साफ है, तू हिंदी और उर्दू के लफ्ज जो हैं एक समान आसानी के साथ बोल लेता है, तेरे में ये फर्क नहीं लगता कि तू हिंदी का है या उर्दू का है, तेरे लिए बहुत सामान्य है, और तेरा चेहरा मोरा ठीक है, स्पीच बहुत क्लियर है। वो मुझे बोलते थे कि तेरी स्पीच बहुत क्लियर है, तू जो बोलता है उसका एक एक लफ्ज, एक एक शब्द सामने वाले को साफ सुनाई देता है। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी है। ये मेरे बॉस ने मुझसे कहा था। उसने कहा मैं एंकर बनना नहीं चाहता था। उस एंकर बनने के पहले टेस्ट में जब हुआ तब मैं फेल हो गया, उसमें भी मैं फेल हो गया। पर ये मेरे बॉस का कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा नहीं, तू जा। दोबारा उन्होंने मेरा टेस्ट कराया और उन्होंने मुझे जबरदस्ती पास करवा दिया। उनका नहीं, तुझ में टैलेंट है, तेरे को नहीं पता है, तू घबरा रहा है। खैर, मैं एंकर बन गया। ये बात है सन 1994 की। तो 1994 से 2009 के बीच में मैं स्क्रीन पर बहुत नजर आया। दूरदर्शन पे भी मैंने काम किया। सुबह सवेरे एक ब्रेकफास्ट शो होता था, उसका एंकर था मैं। लोग लाइन लगा के मेरे से ऑटोग्राफ लिया करते थे। इतनी मेरी जबरदस्त शोहरत थी एक जमाने में। 2009 में मैं बोर हो गया। मुझे टीवी नहीं करना, मुझे न्यूज नहीं पढ़नी। न्यूज का एक जो जिस तरीके का दौर चल रहा था, चीखा चिल्ली का, शोर शराबे का, मैं उससे थक गया कि वो मुझे आता नहीं था करना। मैं सिंपल न्यूज वाला आदमी था, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं इसको। जो जिस काम में मजा ना आए उसको छोड़ देना चाहिए। जब मैं वो बोर हो गया उससे, तो मुझे फिर एक बेचैनी हुई कि मुझे कुछ करना है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं खत्म हो जाऊंगा ऐसे? तो मुझे लगा कि मुझे नॉवल पढ़ना, लिखना चाहिए। मैं पढ़ता तो बहुत था। मैंने दुनिया के तमाम ज्यादातर क्राइम फिक्शन राइटर्स को पढ़ा है। तो मुझे उनको पढ़ पढ़ के ये लगता था अंदर से कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे भी लिखना चाहिए, ये तो मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक नैना का आइडिया आ गया। ये 2019 की बात है, जनरल इलेक्शन चल रहे थे 2019, तो उस वक्त की बात है। मैंने उस उपन्यास को वहीं बैठे बैठे लिखना शुरू कर दिया, और वो तकरीबन 6 महीने में पूरा हो गया। उससे पहले मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था, सोचता था कि मैं उपन्यास लिखूंगा 2009 के बाद से, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। 2 लाइन लिखता था, 4 लाइन लिखता था, 10 पेज भी लिख दिए कई बार, लेकिन कहानी मुकम्मल नहीं होती थी, अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। पता नहीं मोटिवेशन की कमी थी या कोई ऐसा किरदार नहीं था जो मुझसे लिखा लेता। लेकिन नैना ने वो काम किया। नैना का जब मैंने किरदार लिखना शुरू किया, उसने मुझसे वो लिखवा लिया, और वो 2019 में पूरा हुआ, अगस्त के महीने में, और जनवरी 2000 में वो छप के आ गया जी। और उसके बाद तो हिस्ट्री है। नैना तो नैना है, आज सब लोगों की जबान पर है नैना। बिल्कुल। तो एक हम देखते हैं नैना, पिशाच, उसके बाद आपने शुरुआत करी क्राइम फिक्शन से, उसके बाद आप आते हैं रोमांटिक स्टोरी पे, इश्क नहीं आसान, और फिर से आप वापस आते हैं मुंबई नाइट्स, जो कि क्राइम फिक्शन है। तो ये मुंबई नाइट्स का आइडिया, जिसे
नैना पिशाच में आपने बात करी जर्नलिज्म की दुनिया की, और फिर इस क्राइम फिक्शन में आते हैं, आप बात करते हैं मुंबई की अंडरबेली की। तो ये आइडिया, ये चेंज कैसे आया मुंबई को देखिए, कैप्चर करने का, उसकी अंडरबेली को कैप्चर करने का? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे सारे आइडियाज जर्नलिज्म से आते हैं। मैं कहीं और बाहर से नहीं लेके आता। हर आदमी के आइडियाज कहीं से आते हैं। कोई डॉक्टर होता है तो वो अपने पेशे पर लिखता है, कोई लॉयर होता है तो वो अपने पेशे पर लिखता है। बहुत कम आपने देखा होगा इस तरीके के राइटर्स होते हैं जिनको अपने प्रोफेशन से बाहर की चीजें उन्होंने लिखी हो, जिसके वो एक्सपर्ट होते हैं। उसका एक फायदा ये होता है कि आपको एक अच्छा बैकड्रॉप मिल जाता है और रिसर्च तैयार मिल जाती है, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो जो पहला नैना था वो टीवी की दुनिया थी, प्योर टीवी की दुनिया। पिशाच जो था वो टीवी था, लिटरेचर था, थोड़ा सा पॉलिटिक्स थी उसमें। वो दोनों मेरे एक बहुत ही जाने पहचाने परिवेश से निकल के आई थी वो दोनों। तो हुआ ये कि 2000 में मैंने पिशाच खत्म की, जून के आसपास, और उसी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आ गई और पूरे देश में टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी मौत पर चर्चा होने लगी। जम के पॉलिटिक्स हुई, इन्वेस्टिगेशन पे हंगामा हुआ, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया, तमाम ड्रग्स ये वो, तमाम स्टार्स को बुला के पूछताछ होने लगी, बहुत कुछ होने लगा। और 4-6 महीने गुजर गए, उस वक्त भी किसी को नहीं पता चला। ये कंफ्यूजन आज भी है कि दरअसल वो हत्या थी, आत्महत्या थी। उसकी फैमिली जी। को लगता है हत्या थी, दोस्तों को लगता है आत्महत्या थी, जानने वालों को लगता है आत्महत्या थी, और बहुत सारे आम इंसान को लगता है कि वो हत्या है, पर आज भी नहीं पता। तो उसी वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि मान लो अगर इसको कोई ट्रैक करना चाहे, ट्रेस करना चाहे, इस पर कोई कहानी लिखना चाहे तो कैसे लिखी जाएगी? अब असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता। मेरा दिमाग तो एक पत्रकार का दिमाग है और मैं क्राइम फिक्शन राइटर हूं, तो मैंने लिखनी शुरू कर दी। और यकीन मानिए 3 महीने में मैंने करीब आधी किताब लिख दी थी। ओके। आधी किताब लिखने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि आखिर मेरा जो किरदार है, जो रोहित के नाम का है, रोहित की मौत आखिर कैसे होगी? मैं आखिर क्या दिखाऊंगा कि वो क्यों मरा? क्या लॉजिक होगा? ऐसा तर्कपूर्ण उसका जवाब क्या होगा कि मान लेते हैं एक बार कि उसने आत्महत्या की तो क्यों की, हत्या हुई तो क्यों हुई? ऐसी कोई बड़ी घटना होनी चाहिए, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जी। और उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन मैं अपने आइडिया से कन्विंस नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं, ये आइडिया जो है बहुत ओवर द टॉप हो जाएगा, लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे। एक्चुअली क्राइम फिक्शन उपन्यास की खास बात यह है कि वो अनबिलीवेबल होते हुए भी बिलीवेबल होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नई बात कही गई है, लेकिन नई बात में उसके ऊपर उन्हें बाद में लगना चाहिए यार हो तो सकता है, यार ऐसी चीज जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं हो, कभी सुनी नहीं हो, इस तरीके की चीज आप लिखें और फिर वो यकीन करने पे मजबूर हो जाएं, इतने कन्विंसिंगली आप उसको लिखें। तो इसका जो क्लाइमैक्स है ये वही है जो 3 साल पहले मैंने सन 2000 में लिख दिया था, जो जी। मेरे दिमाग में था, जो लिखा नहीं था, जिससे मैं मुतमईन नहीं था, जिससे मैं संतुष्ट नहीं था कि यही होना चाहिए। तो 3 साल तक ये किताब जो है वो अधूरी पड़ी रही और मैं उसको नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं अंत खोज रहा था कि मुझे कोई नया अंत मिल जाए इसका, कि मैं कोई नई चीज लिख सकूं, लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। इस बीच में मुझे ये कहानी मिल गई, जी। ये इश्क नहीं आसान। अब मैं एक लेखक हूं, देखिए, मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम प्रेम कहानी के चक्कर में क्यों पढ़ते हो यार, मत लिखो, तुम क्राइम फिक्शन राइटर हो, क्राइम फिक्शन करो। तो मैंने सोचा क्या मैं वाकई सिर्फ क्राइम फिक्शन राइटर हूं या मैं एक राइटर हूं? ये मेरे लिए चैलेंज था कि मैं 2 क्राइम फिक्शन नॉवेल लिख चुका हूं और टीवी पर लिख चुका हूं। क्या मैं खुद को उतने ही एक संकुचित दायरे में देखता हूं या उससे परे भी मेरी दुनिया है? एक लेखक के तौर पर क्या मैं किसी दायरे में सीमित होकर रह जाऊंगा या मेरा दायरा विशाल है, विस्तृत है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कहानी है ना, कहानी लिखते हैं। इस कहानी को लिखने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि मेरे पास इसका बैकग्राउंड मटेरियल था, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, पालीवाल जी। ब्राह्मण, उनकी अपनी एक कहानी है, उनके अपने पलायन की एक नहीं 2 कहानियां हैं, उनका अपना एक इतिहास है 700-800 साल का। तो वो कहानी मैं कहना भी चाहता था, और जब मुझे अनन्या मिली तो मुझे लगा कि मुझे अनन्या की कहानी कहनी चाहिए। तो अनन्या की कहानी के बहाने मैंने पालीवालों का इतिहास कहा और ये इश्क नहीं आसा का जन्म हो गया।
वो ये उपन्यास पिछले साल नवंबर में आया, जी 24 नवंबर को रिलीज हुआ था ये। हम और आप पहली बार उसी दिन मिले थे। जी जी। वो उपन्यास हो गया। अब मेरे सामने फिर चुनौती थी कि मैं क्या करूं, अब मेरा अगला उपन्यास क्या होगा। तब मुझे फिर याद आया कि उपन्यास तो अधूरा लिखा पड़ा है, इसका क्या करें। का सवाल सारे के सारे आज भी शाश्वत हैं, वो सवाल वैसे ही खड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं किसी को। तो फिर मैंने सोचा कि जो अंत मैं सोचता था कि वही अंत लिखता हूं। तो अल्टीमेटली मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में उसको फिर पूरा कर दिया और वो अब मुंबई नाइट्स के रूप में आपके सामने है। तो सन 2001 से लेके 2004 तक पूरे 3 साल जो है वो उपन्यास लिखने में मुंबई नाइट्स लगे हुए। ये पूरी कहानी रही। तो नॉवल की अगर बात करते हैं तो एक क्राइम फिक्शन के साथ साथ आपने जो एक बात हाईलाइट करी है बुक में, मुंबई जिसे कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, मैक्सिमम सिटी, सपनों का शहर। हर कोई एक सपना लेके मुंबई आता है क्योंकि एक सिटी, बहुत इमिग्रेंट्स हैं जैसे हम सब जानते हैं, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। और यहाँ बातें होती है ग्लैमर की, सक्सेस की, पैसे की, सपने पूरे करने की। लेकिन इन सब के पीछे एक डार्क अंडरबेली भी है, कड़वी सच्चाई भी है, जो जिससे सब किसी न किसी वे में वाकिफ हैं, लेकिन बहुत अंदर की बातें नहीं जानते। और आपने उसको एक मुख्य मुद्दा बनाया है, उस डार्क अंडरबेली को, उन कड़वी सच्चाइयों को। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स जिसकी अंदरूनी सच्चाइयाँ कुछ और है, उस एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, सिटी ऑफ ड्रीम्स हो या कोई भी सिटी ऑफ जॉय हो, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, है ना। हर शहर की एक अंडरबेली है, जी हर प्रोफेशन की एक अंडरबेली है। आप कहीं भी चले जाइए, जिंदगी या समाज में जितनी अच्छाई या बुराई है, उतनी ही अच्छाई बुराई किसी शहर में है, किसी देश में है, किसी समाज में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी से अलग होगा, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुंबई बहुत अच्छा शहर है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत घटिया है, और जो है इंडस्ट्री जो है, बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, या दिल्ली के न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोग सभी लोग बहुत खराब हैं, या सारे डॉक्टर खराब होते हैं, सारे लॉयर खराब होते हैं। हर तरीके के लोग हैं। और जिस शहर में उम्मीदें बड़ी होती हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स जब आप कहते हैं, तो जब उम्मीदें बड़ी होती हैं तो उन उम्मीदों का बोझ भी बहुत बड़ा होता है, और उस बोझ तले बहुत सारे लोग, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने, बहुत सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। हर इंसान अलग होता है, उतना मजबूत नहीं होता, उसकी मेंटालिटी अलग होती है, और आप किस शिद्दत से वहां पहुंच रहे हैं मैटर करता है। तो मैंने इस उपन्यास के जरिए, लाखों लोग मुंबई पहुंचते हैं हर महीने, हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं सिर्फ कुछ बनने के लिए। जी बनना हर कोई चाहता है। देखिए, हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश है। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि यार जिंदगी ऐसी कट जाएगी, कुछ नहीं करना है, एक नौकरी हो गई, बस जिंदगी कट जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, खुशकिस्मत इंसान है अगर आपके पास ऐसी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेचैनी सबके अंदर होती है, और होनी भी चाहिए। वो बेचैनी ही हमसे कुछ अलग कराने की कोशिश करती है। तो वहां जो लोग पहुंचते हैं, वो बहुत बेचैन लोग होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उस बनने का जो रास्ता है ना, वो बहुत मुश्किल रास्ता है। उसमें सिर्फ चोजन वन या लकी वंस जो होते हैं ना, वही टॉप पे पहुंच पाते हैं, बाकी के हाथ में निराशा आती है। बिल्कुल। बस यही मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मुंबई का रास्ता उतना सपनीला नहीं है भाई, जितना सपनीला हम समझते हैं, जितने सपने लेके हम वहां पहुंचते हैं। आप देखिए ना, गिनती पे, उंगलियों पे गिन सकते हैं स्टार्स को, आप राइट। उंगलियों पे गिन सकते हैं। और कितने लोग बाहरी हैं, कितने लोग जाके अपने दम पे कुछ बना पाते हैं। उम्रें गुजर जाती हैं, 10 15 15 20 साल के बाद कहीं आपको फेम मिलता है। तो बस मैं यही दिखाना चाहता था कि स्ट्रगल है, आसान मत समझिए जिंदगी को। जिंदगी आसान होती नहीं है भी नहीं, किसी की जिंदगी आसान नहीं है। हर इंसान की जिंदगी मुश्किलों से भरी है, और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता तो गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। उसमें आप गिरेंगे, डूबेंगे, मरेंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और बिल्कुल। क्या क्या झेलेंगे वो आप पर है। जी।
तो नॉवल के माध्यम से जैसे एक सुसाइड केस पर बात होती है जो कि कोर आइडिया है नॉवल का, तो कहीं न कहीं जो आज समाज में हमारी सच्चाइयाँ हैं कि डिप्रेशन के केसेज़ हम देखते हैं आमतौर पर बढ़ रहे हैं, और जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है ही कि लोगों की महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा हैं, एम्बिशंस ज़्यादा हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि सबके सपने पूरे नहीं हो सकते, ये एक एक सच्चाई है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि डिप्रेशन के केसेज़ और इस तरह के डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या मेंटल डिसीज़ेज़ का बढ़ना कहीं न कहीं उससे लिंक्ड है, जो आपने अपने नॉवल में उसको खूबसूरती से दिखाया है कि ये सच्चाई है, और एक्सप्लॉइटेशन साथ के साथ। आपने ये इश्क नहीं आसा भी पढ़ा है। जी, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, तो उसमें भी डिप्रेशन का ज़िक्र जी, जी, है ना? बहुत नॉर्मल तरीके से डिप्रेशन का ज़िक्र है और इसमें भी है। मेरा ये मानना है और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात समझानी है कि डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दूसरी बीमारी से अलग है। राइट, डिप्रेशन भी ठीक वैसे ही है जैसे थायरॉइड की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, आपकी दवाओं से वो ठीक हो सकता है। ये इस नई आशा में भी मैंने यही कहने की कोशिश की थी और इसमें भी कहने की यही कोशिश की है क्योंकि हम जब नॉवल लिखते हैं तो हम नॉवल किसी दूसरी दुनिया से नहीं लाते उसके किरदार। हमारे किरदार हमारे आसपास के होते हैं। कम से कम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने किरदार अपने आसपास के लाऊं और अपने जैसी दुनिया के बारे में लिखूं, समकालीन, जिसे कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो एक तरीके का जब हम उपन्यास रचते हैं तो कंटेम्प्रेरी उपन्यास होता है, समकालीन रचना होती है वो कि आज आप उसमें आज का समाज देख सकते हैं। जो जो सवाल मैंने इसके अंदर उठाए हैं उस डिप्रेशन की बीमारी के लिए, वो सवाल जेन्युइन तौर पर लोग करते हैं आज की तारीख में। कोई कह देगा ये पागल हो गया है, ये तो बहुत आसानी के साथ हुँ, कह देते हैं, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते या छुपाने की कोशिश करेंगे, एंग्जाइटी हो गई इसको, डिप्रेशन है, अरे ये तो पागल है, अच्छा खासा दिखता है यार, इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? अब ये निहायती वाहियात सा सवाल है। किसी आदमी का चेहरा देख के क्या आप बता सकते हैं कि उसको शुगर की बीमारी है? क्या आप बता सकते हैं कि उसको जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है? नहीं बता सकते ना। तो आप ये डिप्रेशन, वो हँसता खेलता नज़र आ रहा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसको जो है वो डिप्रेशन नहीं हो सकता। नहीं हो अरे भाई, सकता। किसी को कुछ भी बिल्कुल, हो सकता है। ये बिल्कुल, बहुत ही बेवकूफ़ी का सवाल है कि यार ये तो कल तक तो बड़ी अच्छी बात कर रहा था, आज कैसे हो गया? उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है आप नहीं जानते। नहीं पता है। मैं बस क्योंकि ये समझाने अवेयरनेस की उसको कोशिश कर लेकर रहा हूँ बहुत कम। बिल्कुल, उपन्यास के थ्रू। बिल्कुल। तो अब उपन्यास का जो मुख्य पात्र है उस पर आते हैं। मेजर विशाल, तो आपने एक बेहद ग्लैमरस औरतों के रसिया पात्र को एक डिटेक्टिव बनाया जो अपना काम बखूबी करना जानता है। ये आइडिया, और मुझे लगता है कि बहुत एक शानदार किरदार बना है, और आप आगे नॉवल लिखेंगे नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस पात्र को लेके, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो लगा कि ये एक एक कैरेक्टर है जो ज़रूरी छाएगा। तो उ उस कैरेक्टर का आइडिया कैसे आया? देखिए जितने भी आइकॉनिक किरदार हैं या राइटर्स हैं, अब आप सोचिए आपको क्या याद रहता है? आप जैक रीचर को याद करते हैं ना? ली जी, चाइल्ड के जो कैरेक्टर है जैक रीचर। आप हैरी बॉश को याद करते हैं, हैरी बॉश है, या नहीं हिंदी में बात करें तो मेजर बलवंत को याद करते हैं, कर्नल जी, रंजीत के उपन्यास आते थे, या हम या विनोद को याद करते होंगे अगर आप हमीद विनोद के उपन्यास आपने इब्ने सफी को अगर पढ़ा हो तो, या बचपन में छोटे थे तो राजन इकबाल की सीरीज हम पढ़ा जी, करते जी। थे, राम रहीम की सीरीज पढ़ते थे, वेद प्रकाश काम्बोज, विजय और रघुनाथ लिखा करते थे। पाठक साहब के तो सुनील कुमार चक्रवर्ती है, सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल है, और सुधीर सुधीर कोहली कोहली। प्राइवेट जी, डिटेक्टिव, उनका भी है एक सीरीज। तो विजय और विकास दूसरे इनके क्या कहते हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी ने, अवैध प्रकाश शर्मा जी ने लिखे थे। तो हर इंसान के पास एक ना एक आइकॉनिक कैरेक्टर होता है। जी, आप को अगर बड़ा राइटर वही है जब उसके किरदार उससे बड़े हो जाए। बिल्कुल, अगर मेरा किरदार मुझसे बड़ा हो जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ रचा है ना? शर्लॉक होम्स को याद रखते हैं आप, उसके राइटर को याद नहीं रखते आप, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ कैरेक्टर डेवलप करने हैं और उसकी हर कैरेक्टर की एक खास स्टाइल होनी चाहिए। अगर मैं सिंपल कैरेक्टर लिखूंगा तो आप याद नहीं रखेंगे। अगर कैरेक्टर फ्लॉड होगा ना, उसकी कुछ कमजोरियां होंगी, तब आपको याद रहेगा वो किरदार। बिल्कुल, बिल्कुल, आप रामायण में भी केकई के किरदार को सब लोग हमेशा याद रखते हैं, है ना? उस किरदार को बिल्कुल। आप कभी नहीं भूलेंगे, मंथरा का किरदार आपको हमेशा याद रहेगा। तो
इस तरीके से जो फ्लॉड कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, हीरो है वो, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं, बदतमीज भी है, छिछोरा भी है, लेकिन वो तो नैना भी है। अगर आप बिल्कुल। नैना का किरदार, अगर आप नैना को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। नैना का किरदार, मुझे इतने लोगों ने तारीफ की नैना को, मैंने हालांकि किताब के शुरू में ही मार दिया, लेकिन आज भी लोग मुझे मिलते हैं कि भाई नैना कमाल है, नैना कमाल थी। तो क्योंकि नैना का किरदार, वो कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग किरदार है, और उसमें जो सारी चीजें उसके कैरेक्टर में थी, वो होती तो बहुत लोगों में है, लेकिन वो जताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। उसको उसको महिलाओं ने बहुत पसंद किया उस किरदार को। तो कभी कभी मुझे लगता है कि नैना की मैं एक और स्टोरी लिख दूं, मौत से कुछ महीनों पहले की कोई कहानी लिख दूं, एक आध साल पहले की कोई कहानी लिख दूं, आई डोंट नो। तो मेरा मन है था, देखिए हर लेखक की ख्वाहिश होती है कुछ ऐसा रचे जिसे लोग याद रखें। तो बस ये आइडिया उसी की कड़ी है कि मुझे अगर कोई सीरीज लिखनी है तो विशाल सारस्वत का किरदार मेरे दिमाग में आया, और मैंने उस किरदार को वैसे ही लिखा कि एक फ्लॉड किरदार होना चाहिए, जिसकी कमियां होनी चाहिए। वो कोई परफेक्ट इंसान है नहीं, देखिए मेरा मानना है कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम सबके अंदर कमियां हैं, हम सब कहीं ना कहीं से गड़बड़ हैं, छिछोरे भी हो जाते हैं एट टाइम्स पे। कॉलेज में हम अलग होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो अलग होते हैं, लेकिन फितरतें अमूमन एक ही जैसी होती हैं। कुछ लोग छुपा ले जाते हैं, कुछ लोगों की खुल के ज्यादा बाहर आ जाती हैं, बस वही। बिल्कुल। नहीं, फितरत पे आपने सही बात कही है। मुझे याद है, मैं से एक पॉडकास्ट कर रहा था बालाजी विठल के साथ, जिन्होंने बॉलीवुड विलेंस पे बुक लिखी थी, और उन्होंने बात कही थी कि एक सच्चाई ये है कि हम सबके अंदर एक विलेन छुपा होता है। कोई भी माइंड नहीं करेगा, और उसके पास ढेर सा पैसा हो, सुंदर लड़कियां उसके साथ घूमती हो, वो लोग उससे डरते हो। और उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी आप आइकॉनिक अगर फिल्मों की बात करें, क्योंकि वो तो फिल्मों के लिए ही लिखते हैं, कि सारे जो फेमस डायलॉग्स हैं वो ज्यादा विलेंस के डायलॉग्स रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो बुराई आपको अट्रैक्ट करती है, और यही वजह है कि ऐसे कैरेक्टर्स आपके साथ जो है वो जुड़ते हैं, जैसा आपने चाहे रामायण का जिक्र कराया देखिए या किसी भी संदर्भ में मुझे बात करें। एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात हो गई, आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सबसे उद्दंड लड़के के साथ जो है बिल्कुल। सुनते थे कि उसकी दोस्ती हो गई या उसका प्रेम हो गया। क्यों होता जी। था? यही मेंटेलिटी है। वो इतना आउटस्पोकन होता था, इतना आसानी के साथ जाके बात कर लेता था, उसका देख के वो माचो, उसका लुक, उसका तरीका वो पसंद आ जाता था, बाकी सब शर्मा शर्मी में रह जाते थे। ये जी। अलग बात है बाद में रिश्ता चला नहीं चला, लेकिन होता यही था। बाद में सब हंसते थे क्योंकि ज्यादातर लोगों की हिम्मत नहीं होती थी उस तक पहुंच के अपनी बात कहने की। जो अच्छे गुड लुकिंग सीधे सच्चे लोग होते थे, जो दूसरा बदमाश होता था, सबसे ज्यादा सबसे हरामी पीस होता था, वो पहुंच जाता था वहां, उसको वो फिक्र पहुंच नहीं जाता। होती थी, डर नहीं होती थी। तो ऐसा ही होता है, सब लोगों को वही अच्छा लगता है कि यार बिल्कुल। कुछ कमियां तो हो। मैंने कहा ना कि अब आप गब्बर सिंह को कभी नहीं भूलेंगे। जय बिल्कुल। वीरू भी आइकॉनिक है, लेकिन गब्बर सिंह है। शान का शाकाल जो है वो गब्बर सिंह है। या अपने ये क्या कहते हैं, अजीत के जो किरदार हैं, है ना, सारा शहर मुझे लायन के नाम से लाइन जानता के है, नाम कौन से। भूल सकता है इस तरीके की लाइनें। बिल्कुल। या प्राण को कोई कैसे भूल सकता है? तो वो सब किरदार हैं, ठीक है, ये लोग तो विलन हैं, लेकिन एक ऐसा विलन, एक ऐसा किरदार भी हो जिसपे कुछ कमियां हो तो वो सराहा ही जाता है। बिल्कुल। तो एक इस किरदार को आप लाए पहली बार, और मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे तो पूरी उम्मीद है आप इस पे और नॉवल लिखेंगे। एक जो आपने और मुद्दा उठाया है, वो है महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की आज़ादी की बात का, जो आपने इश्क नहीं एहसान में भी कहा था कि जब एक फादर भी अपनी डॉटर को डिसोन कर देता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कुछ बनना चाहती है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसका फादर डिसोन कर देते हैं उसे, क्योंकि लड़की है तो आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप एक एक महिला हैं। और यही जैसा इस नॉवल में हम देखते हैं कि जो एक पुरुष करता है तो उसको जज नहीं किया जाता, लेकिन यदि महिला उस तरह की आज़ादी की बात करती है तो उसको जज करती है सोसाइटी, और उसको चरित्रहीन तक का एक टैग लगाया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए, मैं जिस समाज की कल्पना करता हूँ वो बराबरी का समाज देखता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि जितना अधिकार पुरुषों के है उतने ही अधिकार महिलाओं को है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस समाज ने, भारतीय समाज ने महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादती की है। 2000 साल से ज्यादती होती चली आ रही है, और उनकी लाइफ हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल है।
हम चाहे अपने प्रोफेशन में देखें या बाहर देखें या अपने घर में देखें, महिलाओं को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जितनी आसानी से हम करा के ले जाते हैं, उतनी आसानी से महिलाएं काम नहीं कराती, उनको करा पाती, उनको बहुत जूझना पड़ता है। आज भी इस देश के मर्द एक महिला बॉस को पसंद नहीं करते। इस देश का काम करने वाला मजदूर भी महिला उसको आदेश करे, उसको बताए कैसे काम करना है, पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि कोई मेल उसको ऑर्डर दे। ये एक सच्चाई है। और जब मैं उपन्यास लिखता हूँ तो मेरे किरदार होते हैं महिला, मुझे किसी ने कहा कि तुम महिलाओं को लेके बायस्ड हो। मैंने कहा हाँ सही है, मैं बायस्ड हूँ। बोली तुम महिलाओं को बचा ले जाते हो, पुरुषों की सारी कमियां जो है वो उधेड़ के रख देते हो, लेकिन महिलाओं की कमियों को तुम छुपा के रखते हो। तुमने मुंबई नाइट्स में भी जो है वो बचाया है, बहुत तुम चाहते तो वो कर सकते थे। मैंने कहा मैंने बचाया जरूर है, लेकिन छुपाया भी कुछ नहीं है मुंबई नाइट्स में। मैं जितना दिखा राइट। सकता था, जितना मुझे सहजता के साथ मैं कर सकता था, मैंने उतना किया है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ किताब बेचने के लिए नंग धड़ंग बातें नहीं कर सकता। मैं किताब बेचने के लिए अश्लील नहीं हो सकता। मेरे मैं जब क्राइम फिक्शन लिखता हूँ तो उसका उद्देश्य ये है कि मैं एक जॉनर में किताब लिख रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है वो खराब किताब है, वो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री लिखी जा रही है। इस दौर का जो समाज है उसको दिखाया जा रहा है। उसमें महिलाओं को कितनी मुश्किलें आती हैं, उनको बराबरी का दर्जा कैसे नहीं मिलता, मैं उन सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। कैसे उनका शोषण किया जाता है, कितना संघर्ष वो कर रही हैं। तो बस वही मकसद है, कुछ कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ सोच के नहीं लिखा जाता। मेरे अंदर वो उस तरीके के किरदार आते हैं जो सशक्त होते हैं, जो मजबूत होते हैं। मैं कमज़ोर महिला किरदार नहीं लिख पाया हूँ अभी तक, वो मेरी कमज़ोरी है। शायद मैं आगे इस पर कोशिश करूँगा। मेरे सारे महिला किरदार बहुत मजबूत हैं। मेरी जी। उसकी वजह मेरे आस-पास सारी मजबूत महिलाएँ रही हैं। उसका एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। जैसे मैं पुरुषों को फ्लॉट बनाया मैंने, मैं एक महिला किरदार भी लिखूँ। हालाँकि नैना में बहुत सारी कमियाँ हैं। अगर आप नैना पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा है आपने, नैना और पिशाच, पहले नैना पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जी। तो एक कैरेक्टर पे मेरा एक सवाल वैसे और था, जैसे हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर्स ही डिफाइन करते हैं कहीं न कहीं नॉवेल्स को, क्राइम फिक्शन में तो खास तौर पर, और आमतौर पे किसी भी तरह के साहित्य में। लेकिन आप एक लेखक के तौर पर कैसे देखते हैं, कितना मुश्किल होता है एक कामयाब कैरेक्टर को बनाना? क्योंकि हम तो पढ़ते हैं, हम तो एंड प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमें लगता है कि कितना अच्छा लिखा है, लेकिन क्योंकि आप लिख रहे हैं, तो वो आइडिया ला के उसको इम्प्लीमेंट करके इस मुकाम तक लाना, वो कितना मुश्किल रहता है एक लेखक के सर लिए? बहुत मुश्किल होता है। देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप कैरेक्टर लिख रहे होते हैं तो 10-15 कैरेक्टर के साथ एक साथ डील कर रहे होते हैं। जी। वो हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग कैसे दिखाई दे। अब अमीना शेख को मैं अनामिका से अलग कैसे दिखाऊँ? अब ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। अमीना शेख और अमीना में कुछ तो अनामिका में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। या शाइनी आहूजा कैसे अलग होगी? 3 किरदार हैं, तीनों अलग दिखने चाहिए, तीनों की अलग हरकतें होनी चाहिए, तीनों की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए, सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। ये सोचना पड़ता है। अगर एक जैसे ही सब लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मेहनत करनी पड़ती है और धीरे-धीरे आप इसको सीख जाते हैं करना। मैं उतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ फ्रैंकली अभी। मुझे लगता है कि मुझ में अभी कमियाँ हैं उस लेवल के ऊपर कि मैं अगर 3 किरदार लिख रहा हूँ, तो तीनों एकदम ही अलग लगें। अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। मैं अभी 30-40% वहाँ पहुँचा हूँ कि जी। मैं उनको अलग दिखा सकूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं और मेहनत करूँगा किरदारों को गढ़ने में। उनकी भाषा भी अलग होनी चाहिए, उनके बोलने का तरीका भी अलग होना चाहिए। वो अलग, हर आदमी अलग टाइप की इडियम यूज़ करता है। वो राइट। वैसे होने चाहिए। उतना अभी मैं नहीं हुआ हूँ, पहुँच जाऊँगा धीरे-धीरे। जी। नहीं, आई थिंक ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि क्योंकि हम तो नॉवल को एक एक स्टोरी, एक यूनिट की तरह से देखते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सी कहानियों को मिला के एक कहानी बनती है, बहुत से पात्रों को मिला के वो कहानी बनती है, तो सबकी सोच जैसा आपने कहा अलग होती है, किरदार अलग है, उनके डायलॉग तक आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो वास्तव में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जैसे मैंने कहा, जो पढ़ रहा है शायद वो स्ट्रगल को एप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एंड एंड प्रोडक्ट देख रहा है। तो संजीव जी, आपने जैसे नॉवेल्स में एक थ्रिल, क्राइम के साथ-साथ कुछ-कुछ समाज की समस्याओं को भी देखा है, और आपने जहाँ कहीं आपको लगा कि महिलाओं के साथ गलत है, आपने वो लिखा। जर्नलिज़्म में कुछ गलत लगा, फ़िल्म इंडस्ट्री में जो गलत लगा, आपने उसको लिखा। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी तरह के आलोचना का सामना भी करना पड़ा है कि तुम सिर्फ़ नॉवल नहीं, लिखने के लिए, किताब बेचने के लिए लिख रहे हो, और इस तरह का नहीं, कभी क्रिटिसिज़्म आपको रहा हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी, कभी नहीं। क्योंकि देखिए
जब आप कुछ लिखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद जो है वो एक अच्छी कहानी कहना होता है। उसका मकसद किसी की आलोचना करना नहीं होता या किसी को बेइज्जत करना नहीं होता, किसी के साथ स्कोर सेटल करना नहीं होता। हम सिर्फ कहानी लिख रहे होते हैं। और मैंने जो कहानी है नैना और पिशाच में अगर टीवी इंडस्ट्री लिखी है तो मैंने ओवरऑल ब्रॉड टीवी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ये लिखा है। यस, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा थी कि नैना का किरदार जो है बहुत सारे लोग किसी एक खास एंकर के साथ या 2 एंकर के साथ या 3 एंकर के साथ आइडेंटिफाई कर देते, उसके ऊपर ये लगा देते, अरे ये तो फलाने की कहानी लिख दी। जी। मैं जानता था ये होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको इस तरीके से लिखा कि कोई ये कह ही ना पाए, उसको समझ ही ना आए कि मैं किसकी कहानी लिख रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत छोटी-छोटी ऐसी डिटेल ड्रॉप की हैं बीच-बीच में कि अगर कोई ये सोचता है किसी एक वजह से कि ये फलाने की कहानी है तो दूसरी डिटेल में लगे नहीं, ये तो उसके साथ हुआ था। तो जब वो उस तरफ जाता है तो मैं कोई एक तीसरी डिटेल ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं कहता वो उसको लगता है नहीं, वो तो वो है। अगर मान लीजिए मैं किसी का लिखूंगा उसका रंग सफेद है, रंग साफ है, गोरी है वो, तो आप 2 लोगों पे जाएंगे। जब मैं कहूंगा उसके बाल बहुत लंबे थे, तो आप दूसरे पे जाएंगे। जब मैं कहता हूँ कि वो 5 फीट 8 इंच की थी, तो आप तीसरे पे पहुंच जाते हैं, जी। है ना? जब मैं बोल देता हूँ कि वो मध्य प्रदेश के एक शहर से आती है, तो आप चौथे पे पहुंच जाते हैं। जब मैं कह देता हूँ कि उसकी पढ़ाई जो है कहीं और हुई थी, तो आप 5वां ढूंढते हैं, वो फ्लुएंट थी इंग्लिश बोलने में या उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो सिर्फ हिंदी बोलती थी, तो आप और कंफ्यूज हो गए। तो मैंने इस तरीके का बहुत ड्रामा किया, बहुत तमाशा किया। अगर कोई साईं बाबा का फैन है तो उसको वैष्णो देवी का फैन बना दिया, वैष्णो देवी का फैन है तो वो मुंबई के सिद्धि विनायक का बना दिया कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, या किसी को संतोषी माता का। तो एक बतौर लेखक आपको ये सब करना पड़ता है कहानी में, बिल्कुल। वरना आपकी कहानी जो है वो खराब हो जाएगी। आप के ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि आप अपने आसपास की कहानी लिख रहे हैं। हमारा एज ए लेखक ये जिम्मेदारी होती है कि कोई ये ना कहे कि यार ये तो फलाने की कहानी है, उसकी कहानी लिख दी। तो जी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये कोई सुशांत सिंह राजपूत की कहानी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, बिल्कुल। एकदम अलग कहानी है। यस, ऐसी घटना हुई है, लेकिन जब मैं मुंबई नाइट लिख रहा था और उसमें लिखने के छपने के बाद हम देखते हैं बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को धमकियां मिलने लगती हैं, तमाम शाहरुख खान को धमकी मिल जाती है, मुंबई में एक बार फिर एक डॉन किया वो हो जाती है, गोलियां चलने लगती हैं। तो इस समाज में सब कुछ होता है, सिर्फ ये होता है हम किसी एक खबर को आधार बना के कुछ उसके ऊपर एक रचना कर डालते हैं। जी। इसका मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को बेइज्जत कर रहे हैं या किसी की जिंदगी की बखिया उधेड़ रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ एक कहानी लिख रहे हैं जो लोगों का मनोरंजन कर सके, उनको थोड़ा सा ज्ञान दे सके, उनकी जिंदगी में कुछ नई जानकारी ला सके, उन्हें पढ़ के उन्हें लगे कि यार उन्होंने कुछ गेन किया है। क्राइम फिक्शन भी आपको बहुत नई दुनिया दिखाता है, एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है बिल्कुल। आपके लिए। बिल्कुल। तो संजय जी, क्योंकि आपने अब हिंदी पे ही लिखा है, तो अगर एक एक सवाल था हिंदी की लेखनी व क्राइम फिक्शन पे। अक्सर हम कहते हैं कि जो एक तो पढ़ने वालों की ही संख्या जो है कहीं न कहीं वो घट रही है, रीडर्स की, और हिंदी की खास तौर पे। तो आपने क्योंकि सारे नॉवल हिंदी में लिखे हैं और जिस तरह की आपने रीडरशिप देखी है, तो आपके विचार में कैसा भविष्य है क्राइम फिक्शन और खास तौर पर हिंदी लिखने का? देखिए, आज की तारीख में क्राइम फिक्शन तो अपने मुंह बड़ी बात होगी, मैं ही बेस्ट हूँ आज की तारीख में तो, ठीक है ना? और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि और कोई लिख नहीं लिखने रहा। सीधी सी बात है, कोई लिखेगा, मुझसे अच्छा लिखने वाला आएगा तो मैं मान लूंगा कि भाई कोई अच्छा लिख रहा है, लेकिन आज की तारीख में तो मैं ही हूँ। अब मुझे 4 नॉवेल लिखने के बाद ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। पाठक साहब लिखते हैं, लेकिन पाठक साहब के बाद की जनरेशन में मैं ही बेस्ट हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में क्राइम फिक्शन जॉनर ही खत्म हो गया था। और जॉनर इसलिए खत्म हो गया था कि हिंदी के तथाकथित साहित्यकारों ने जॉनर को ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये कोई खराब सी चीज है, जी। बहुत खराब चीज है, इसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। और उसकी वजह शायद हो सकता है कुछ खराब उपन्यास किसी किन्हीं वक्तों में लिखे गए हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो मैं लिखता हूं वो किसी भी दर्जे से खराब नहीं है, बिल्कुल। किसी भी दर्जे से आप ये नहीं कह सकते कि वो साहित्य नहीं है। वो आप उसको, अगर मैं कल किसी से मजाक कर रहा था, मैं मुंबई नाइट्स का नाम आधी रात का चांद लिख देता हूँ कि आधी रात का चांद, या रात आधी पूरा चांद। तो ये उपन्यास का जॉनर क्या होगा? इसका जॉनर कुछ भी हो सकता है। तो बात यह है कि
व्यूअरशिप, रीडरशिप बढ़ रही है इसकी, और लोग किताबें खरीद रहे हैं। मुंबई नाइट्स आपको पता है 15 दिन में सोल्ड आउट हो गया फर्स्ट एडिशन। सेकंड एडिशन अभी आ जाएगा बहुत जल्दी ही, प्रिंट में गया हुआ है। तो अच्छा ही है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को पढ़ने की आदत दोबारा डालनी पड़ेगी, हमें खींच के लाना है। देखिए लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, दिन भर रील्स देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, अटेंशन स्पैन जो है 3 से 4 सेकंड रह गया है। ऐसे में एक मोटी सी किताब उनको पकड़ा देना और उनसे ये उम्मीद करना कि पढ़ो, थोड़ी सी ज्यादती है। लेकिन बिल्कुल आ रहे हैं पढ़ रहे हैं लोग। मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मुझे जिस तरीके के रिएक्शन आते हैं वो कमाल के रिएक्शन आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हमने क्राइम फिक्शन पढ़ना शुरू कर दिया, इससे पहले हमने कोई क्राइम फिक्शन पढ़ा नहीं था। तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिव नोट है इस सेशन को खत्म करने का। लेकिन जाने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा संजीव जी, थोड़ा अर्ली है क्वेश्चन, आपकी बुक अभी आई है, लेकिन आपके अगले नॉवल की हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? नेक्स्ट ईयर, साल में एक Next नॉवल year. आएगा, नेक्स्ट बहुत ईयर आएगा, क्राइम फिक्शन होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी आ जाए। मैं 2-3 किताबों पे काम कर रहा हूँ, ओके 3 किताबों पे एक साथ काम कर रहा हूँ इस वक्त। तो अब वो 25 में हो सकता है 2 किताबें भी आ जाएं, ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। So, let's see क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके नॉवल आप खूब लिखें और खूब चले, जैसा आप कह रहे हैं वो मोमेंटम बना रहे, ज्यादा से ज्यादा रीडर्स जुड़े। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। सिर्फ एक चीज रह गई जो इस ऑनलाइन सेशन नहीं हो सकती, कि इस बुक पर आपके हस्ताक्षर अभी लेने बाकी हैं, तो कभी भी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मिल के ये हस्ताक्षर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया, एंड माई बेस्ट विशेष आपके फ्यूचर नॉवल्स के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।